नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वर्धमान कैरियर लाइन कोचिंग सूरतगढ़ में। और आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं साइंस की क्लास के लिए। आज जो हमारी साइंस की क्लास है, इसमें हम भोजन एवं आहार या उससे जो पोषण मिलता है हमें, वो वास्तव में हमें किस तरह से मिलता है, थोड़ा सा इसको पहले हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से स्टेप होते हैं उसमें। तो एक स्टेप जो आप देख पा रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, इसको क्लियर करेंगे आज की क्लास में। दूसरा जो स्टेप है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये बड़े दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं। तो वास्तव में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, किसके लिए करते हैं, अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे। एनर्जी के लिए, शरीर को क्या मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है। तो वास्तव में कैसे मिलती है, उस चीज़ को समझने के लिए ये दो टर्म्स हमें समझनी पड़ेंगी। यानी जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ऐसा क्या होता है शरीर में। भाई ये तो सबको समझ आता है, भाई हमें जो अच्छा लगा वो हमने क्या कर लिया, खा लिया, लेकिन वो एनर्जी कैसे देता है हमें। तो ये जो दो टर्म आप देख पा रहे हैं, इनको जब हम समझेंगे तो यहाँ से उन सभी क्वेश्चंस के आंसर निकल करके आएंगे। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, जब भी हमें आवश्यकता होती है हम भोजन ग्रहण करते हैं। वो भोजन सर्वप्रथम कहाँ जाएगा, हमारे जो अमाशय है, अमाशय से होता हुआ छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। इसको हम पाचन तंत्र में पूरा जो है डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे इसको। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जो कुछ भी हमने खाया वो हमारी छोटी आंत के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पर जो भोजन है उसका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। पाचन होने के बाद उसका क्या किया जाएगा, अवशोषण। और वो अवशोषण सामान्यतः ग्लूकोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में। अब ये ग्लूकोज रक्त के द्वारा, रक्त रुधिर के द्वारा पूरे शरीर में जहाँ जहाँ कोशिकाओं को इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर भेज दिया जाता है। यानी रक्त जो है, किसको, जो हमने भोजन किया था वहाँ से उठा करके उसको रक्त कहाँ तक पहुँचा देगा, कोशिकाओं तक, ठीक है। तो सबसे पहले जो भोजन किया था वो ग्लूकोज के रूप में रक्त में आएगा और रक्त से सभी कोशिकाओं तक पहुँचा दिया जाएगा। तो जो भोजन है वो शर्करा, ठीक है, शर्करा के फॉर्म में किस में आ गया, रुधिर में। रुधिर के अंदर जो है भोजन पहुंच गया पाचन के पश्चात। अब रुधिर के अंदर शर्करा की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी खाना हमने खा लिया तो रुधिर के अंदर क्या होगी, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके बाद ये जो शर्करा है, जितना हमें काम में लेना होता है, जितनी शर्करा की हमें ज़रूरत होती है, वो तो हाथों हाथ ही क्या हो जाती है, यूज हो जाती है, उपयोग में ले ली जाती है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, अतिरिक्त शर्करा, अतिरिक्त शर्करा ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। यानी जो हमने भोजन किया था वो शर्करा के रूप में अवशोषित होने के बाद किस में आ गया, रुधिर में, और वहाँ से जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है। रुधिर से उसको कोशिकाएं काम में ले लेती हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए। और जो बच जाता है, जो एक्स्ट्रा जो शर्करा होती है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में शरीर के अंदर क्या कर दिया जाता है, संचित कर दिया जाता है। अब ये ग्लाइकोजन, तो शर्करा का ग्लाइकोजन में बदलना एक हार्मोन के द्वारा होता है। इसमें ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यानी अब जो शर्करा थी, अतिरिक्त शर्करा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी हमें ज़रूरत थी वो तो यूज हो गई। अब जो अतिरिक्त शर्करा थी वो
किस रूप में बदल जाएगी? ग्लाइकोजन के रूप में, और ये होता है आपका इंसुलिन। जो इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन हार्मोन वो रक्त की शर्करा को किस में बदल देगा? जो एक्स्ट्रा है ग्लाइकोजन में। तो कई बार आपने देखा होगा डायबिटीज़ का टेस्ट कराने जाते हैं हम लोग, जिसको डायबिटीज़ होती है, तो खाना खाने से पहले वो टेस्ट किया जाता है। रीज़न यही है, खाना खाने के बाद ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर शर्करा का लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो सलाह दी जाती है डायबिटीज़ के टेस्ट की, वो क्या है कि भाई खाली पेट कराना है, ठीक है ना। उसी से हमें सही अनुमान होता है, क्योंकि अगर हम खाना खा के, तो खाना खाने के बाद जैसे ही उसका डाइजेशन होगा, अवशोषण होगा, तो वो शर्करा के रूप में किस में आ जाएगा? रुधिर में आ जाएगा। चलिए, अब इंसुलिन ने क्या काम किया? जो अतिरिक्त शर्करा थी किस में? रुधिर में, उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में, यानी भविष्य के ईंधन के रूप में। जब कभी हमने खाना नहीं खाया, लेट हो गए, हो सकता है दैनिक जो दिनचर्या है उसमें भाग दौड़ में कई बार खाना खाने का टाइम नहीं मिल पाता है, पर भाई शरीर तो काम कर रहा है, ठीक है ना। वो काम क्यों कर रहा है कि जो अतिरिक्त जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर थी एनर्जी, वो क्या है? वापस ग्लूकोज में टूटना शुरू हो जाती है। यानी जब हमें खाना मिल रहा है तो एनर्जी जितनी चाहिए यूज हो जाती है, और बाकी क्या हो जाती है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। हेल्प कौन कर रहा है? इंसुलिन। हेल्प कौन कर रहा है यहाँ पर? इंसुलिन। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई शर्करा को ग्लाइकोजन में किसके द्वारा? तो हम यहाँ पर बता सकते हैं इंसुलिन के द्वारा जो है क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जब हमें सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त, यानी ऐसी कंडीशन होगी कि हमने खाना नहीं खाया, 2 दिन से खाना नहीं खाया, या हमने फास्ट रखा, तो वापस ये ग्लाइकोजन किस में टूटेगा? आपके शर्करा में। यहाँ पर आप ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। यानी अब जो ग्लाइकोजन है वो वापस ग्लूकोज के अंदर टूटना शुरू हो जाती है। यानी शरीर को तो एनर्जी चाहिए, तो अब जो ये संचित था भोजन किस रूप में था? ग्लाइकोजन के रूप में। किस में बदल गया? ग्लूकोज में, शर्करा में, और हमें फिर से क्या मिलना शुरू हो जाएगी? एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। तो अब जो वापस यहाँ पर, तो अब ये जो 2 टर्म लिखी हैं मैंने, देखो, पहला शर्करा का ग्लाइकोजन में, या यूं कहें ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। यानी जो ऊपर वाली जो रिएक्शन है, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? अतिरिक्त शर्करा किस में बदल रही है? ग्लाइकोजन में। उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम यहाँ पर? ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। अब विकट परिस्थितियां आ गई, असामान्य परिस्थितियां आ गई, तो भी ऊर्जा चाहिए, तब काम उल्टा होना शुरू हो जाता है। उसको जो है, उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, किसके लिए? जब ग्लाइकोजन किस में चेंज हो जाएगा? आपके ग्लूकोज में, ठीक है ना। उस टर्म को या उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस वर्ड्स का मतलब टूटना। लाइसिस मतलब जो ग्लाइकोजन है वो किस में टूट रहा है? ग्लूकोज में। और जेनेसिस का मतलब होता है, तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइसिस मतलब टूटना, ठीक है, विखंडन होना, ठीक है, विखंडन। विखंडन। और जेनेसिस का मतलब हो गया निर्माण होना, निर्माण। तो ये वर्ड्स भी हमें हिंट दे देते हैं। जेनेसिस हो रहा है तो ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। लाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, खत्म होना। तो जो ग्लाइकोजन है किस में टूट रहा है? ग्लूकोज में। क्यों टूट रहा है? हमें एनर्जी चाहिए। तो इस क्रिया को क्या कह देते हैं हम यहाँ पर? इसको कह देते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बड़े ही इंपॉर्टेंट से तैयार हो जाते हैं। इसी क्रम में जो अगला हमारे पास, अच्छा, इसमें एक हार्मोन और
जो है, देखो यहाँ पर तो इंसुलिन आ गया, इस रिवर्स प्रक्रम को, इस रिवर्स प्रोसेस को करने के लिए ग्लूकेगोन, ये हार्मोन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ने का काम किस हार्मोन की हेल्प से होता है? ग्लूकेगोन। शर्करा को ग्लाइकोजन में किस हार्मोन की हेल्प से? इंसुलिन। प्रोसेस के नाम पूछ लें, हम प्रोसेस यहां पर देख चुके हैं, क्या? ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का निर्माण होना, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का टूटना जब आवश्यकता हो तब, जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता हो और हमें भोजन नहीं मिल पा रहा हो तब। अब जो नेक्स्ट जो हम यहाँ पर इसी श्रृंखला में अगला अवयव जो ले रहे हैं, वो अपना अगला अवयव होगा यहाँ पर वसा, यानी जो हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में देखा, इसके बाद हमने प्रोटीन को डिटेल में देखा, वे प्रोटीन से हमें क्या मिला या क्या काम आते हैं। आज का जो मेन टॉपिक उसी क्रम में जो है वो क्या रहेगा आपका? वसा। वसा, तो जैसे ही वसा वर्ड बोलते हैं ना, तो घी, चिकनाई, तेल, चर्बी, इस तरह के वर्ड दिमाग में आना स्वाभाविक है, और है भी सही, बिल्कुल इन्हीं को क्या कहा जाता है? वसा। कोई घी ले लो, कोई तेल ले लो, ठीक है ना, कोई भी चिकनाई वाली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो पहचान यही है कि भाई वसाएं जो होती हैं वो चिकनाई युक्त होती हैं। अगर मैं पहचान यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं? चिकनाई युक्त, यानी चिकनापन सा होगा इनमें, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी वसा, चिकनाई। सामान्यतः अगर यहां वर्ड लिखें हम, सामान्यतः कैसे होंगे? चिकनाई। ये कोई जरूरी नहीं है हर बार जो है कि भाई चिकनाई युक्त ही होंगे, लेकिन सामान्यतः जो वसा होती हैं वो क्या होती हैं? चिकनाई युक्त होती हैं। एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, यहाँ पर क्या था? घी, तेल, ठीक है ना, चर्बी, ये सारे क्या आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर, सिंपली अगर हम वसा को जो है समझना चाहें तो। अब नेक्स्ट जो बात आती है क्या, कि भाई बने किससे होते हैं, क्या किससे मिलके बने होते हैं? तो यहाँ पर अगर हम तत्वों की बात करें, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में भी देखा था, प्रोटीन में भी देखा था, तो देखो कार्बोहाइड्रेट, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, बस। कार्बोहाइड्रेट में क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो किस में था? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें अगर हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर और ऐड कर दें तो फिर क्या आ गया था? प्रोटीन। देखना, और बड़ा ही इजी तरीका है याद रखने का, और सारे एक साथ ही याद रहेंगे, कभी गलत ही नहीं होगा क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट से शुरू हुए थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन में ये तो था ही था, कार्बन भी था प्रोटीन में, हाइड्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था। इन एडिशन टू, साथ में क्या ऐड हो गया था? नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। आज हम पढ़ रहे हैं वसा में, तो वसा के अंदर अगर हम देखें तो केवल ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वसा में। वसा में जो है कौन कौन से तत्व मिलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो तत्व मिलते हैं, और जो ऑक्सीजन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। एक जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ऑक्सीजन सामान्यतः कम मिलती है, यानी वसा के अंदर। तो यहां पर जो अलग बात है वो हम नोट कर लेते हैं। वसा में जो ऑक्सीजन है वो क्या रहती है? कम, ठीक है। देखो सभी में सिमिलरिटी भी दिख रही है, कार्बोहाइड्रेट में भी यही चीज थी।
प्रोटीन में भी यही थी, एक्स्ट्रा ये था। और वसा के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पर आई नई, वो क्या थी, वसा में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से क्या रहती है, कम रहती है। और यही रीज़न है कि जो वसा का पाचन होता है वो सबसे देर से होता है। तो ये जो चीज़ है, ये इसको अगर हम हाईलाइट करें, यहाँ से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करें, तो ये है कि भाई वसा का पाचन देर से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। और जब हम इंस्टेंट एनर्जी की बात करते हैं तो हमने किसको चुना था, कार्बोहाइड्रेट को। अब अपने पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। क्वेश्चन आ जाता है सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलेगी? नो डाउट आपका आंसर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, तुरंत एनर्जी दे देगा। ठीक है, रीज़न दिमाग में होना चाहिए क्या, कि जो वसा है उनमें ऑक्सीजन कम होती है सामान्यतः। यही रीज़न है कि इनको डाइजेस्ट होने में या इनसे एनर्जी मिलने में हमें समय क्या लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमें देखना है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर वसा में, तो पहचान के लिए हमने देखा था भाई चिकनाई युक्त हैं, ठीक है ना। घी, तेल, जो चर्बी हैं वो इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट एनर्जी की बात कर देते हैं भाई, ऊर्जा कितनी मिलती है। ऊर्जा की बात जब हम करेंगे तो वसा से 9.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ये यानी 1 ग्राम अगर वसा का सेवन करें हम, 1 ग्राम वसा अगर हम खाते हैं तो 9.1 जो है किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिल जाएगी। अब तक जितने हमने पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। रिवीजन में अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्या देता था, लगभग 4.1, ठीक है। प्रोटीन भी यही था, प्रोटीन में भी लगभग 4 या 4.1 के करीब ही था। तो देखिए एक क्वेश्चन फिर आपका तैयार हो गया, भाई सबसे ज़्यादा ऊर्जा और कितनी, तो 9.1, ठीक है ना, किलो कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम सेवन करने पर, अगर हम किसी का भी 1 ग्राम सेवन कर रहे हैं तो ये सेम है यहाँ पर, ठीक है ना। 1 ग्राम अगर सेवन कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी, प्रोटीन से भी लगभग वही 4.1 किलो कैलोरी, और वसा से लगभग डबल हो जाता है, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है हमें मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ खास क्वेश्चंस और जो बन सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी अगर देखें, जो वसाएं जो होती हैं जल में अघुलनशील मतलब घुलेंगी नहीं। वसाएं सामान्यतः जल में अघुलनशील होती हैं। तेल पानी को हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो सामान्यतः हम देखते हैं वो मिक्स नहीं होता, मिलता नहीं है। आप जैसे नमक को घोलें ना पानी में तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ नमक है और कहाँ पानी, हम नहीं छांट सकते हैं। लेकिन जो वसाएं होती हैं, ठीक है, वो सामान्यतः अगर हम देखें जल के अंदर क्या रहती हैं, ये अघुलनशील रहती हैं, ठीक है। अगर जल में घोलने की कोशिश की जाए इसको तो एक इमल्शन बनाती हैं। इमल्शन, कई बार इमल्शन वर्ड, इमल्शन वास्तव में है क्या ये इमल्शन, यहाँ देखें तो जल प्लस वसा, बस यही ध्यान रखना है। यानी मिक्स नहीं होती हैं। हमने कोशिश की, थोड़ा सा प्रेशर लगाया भाई नहीं मिक्स ही करना है, तो फिर क्या होगा, ऐसी बूंदें सी बन जाएंगी गोल गोल सी, ठीक है ना। तो जो वास्तव में तो पूरी तरह से मिक्स नहीं होगी, वो किसका फॉर्मेशन कर लेगी, इमल्शन का फॉर्मेशन कर लेगी, इमल्सन बना लेगी। तो इमल्शन बनाती हैं कब, जब वसाओं को जल के अंदर घोला जाएगा, ठीक है। तो फिर घुलेंगे किस में, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कार्बनिक
विलायकों। अब कार्बनिक विलायक, इसको समझने के लिए मैं एक सामान्य दिनचर्या जीवन का एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, शायद समझ आ जाएगा। कई बार हम कुछ अपनी व्हीकल्स वगैरह को कई बार थोड़ा सा, कई मान लो कोई काम करते हैं तो हाथ वगैरह काले हो जाते हैं, या किसी मशीन को हमको खोलने का मौका मिला तो हाथ के ऊपर कालिक सी लग जाती है, चिकनाई भी होती है, ग्रीस भी होता है उसमें। उसको जब अगर साफ़ करना हो तो वो सामान्यतः पानी से जल्दी साफ़ नहीं होता है, ठीक है। वो किस में, जब हम मिट्टी का तेल ले लें, कैरोसिन ऑयल ले लें या तो, ठीक है, या इसके अलावा तारपीन ऑयल जो है, ईथर है ना, एसीटोन वगैरह इस तरह के भी, तो जब उनसे थोड़ा सा उसको हाथ पर लगाते हैं ना तो वो इजीली क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो बस लगभग वैसे ही क्या, कार्बनिक विलायक, तो एक आधा यहां पर हम नाम लिख लेते हैं, ईथर, ईथर है, ठीक है ना। तो ईथर, इसके अलावा बेंजीन, बेंजीन, ये जो हैं वसाएं आसानी से घुल जाएंगे इसमें। जैसे हमारे हाथ साफ हो गए थे ना आराम से, जैसे थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल वगैरह लगा लेते हैं तो वो चिकनाई वगैरह बड़े अच्छे से, फिर तो कपड़े से भी पोंछते हैं तो साफ़ हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो वसाएं हैं वो पानी में तो नहीं घुलेंगे, जल के अंदर अघुलनशील है, लेकिन कार्बनिक विलायक जो है, कार्बनिक विलायक में आसानी से क्या हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर उदाहरण में, घी, तेल और चर्बी, ये तो सामान्यतः पहचान में आ ही जाते हैं, घी, तेल और चर्बी। यहाँ भी आ गया था भाई, घी, तेल और क्या था, चर्बी। इसके अलावा अगर हम बात करें कैरोटीन, कैरोटीन, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अभी कैरोटीन कहाँ मिलता है, गाजर में। तो यार ये तो गाजर में वसा, वसीय अम्लों के रूप में, किसके रूप में, वसीय अम्लों के रूप में। बिल्कुल उलझ जाते हैं हम यहाँ पर, यार गाजर में क्या, वसा से रिलेटेड क्या, कुछ नहीं। तो जो ये कैरोटीन है ये कहाँ मिलता है, हमें गाजर में मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो गाजर के अंदर कैरोटीन के रूप में, अभी हमने देखो सामान्यतः वर्ड यूज किया था, चिकने होते हैं। गाजर में ऐसी कोई चिकनाहट नहीं दिखाई देती, लेकिन वसा से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्या, कैरोटीन की अगर हम बात करते हैं, एक आता है लाइकोपिन, लाइकोपिन। अब लाइकोपिन जी कहाँ मिलेगा, टमाटर। बात जस्ती नहीं, टमाटर में कहाँ वसा है, बात भी सही है, लेकिन हमें ये याद रखना है, यहीं पर जो है गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लाइकोपिन वसीय अम्लों के रूप में किस में मिलता है, टमाटर में। किस में मिल रहा है ये, टमाटर में, ठीक है ना। इसके अलावा जो है प्राकृतिक रबर, आप अच्छे से जानते हैं भी, रबर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, प्लांट से। लेटेक्स जो है दूध को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। नारियल की तरह लंबे लंबे से पेड़ होते हैं इसके, वहाँ से उस लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं, फिर प्रोसेस से वल्नीकरण वगैरह, कभी केमिस्ट्री के सेक्शन में उसको भी डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो प्राकृतिक रबर में भी जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो वसा पर जो भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अब कैरोटीन, तो जो कैरोटीन किस में मिल रहा है आपको, गाजर में। लाइकोपिन किस में मिल रहा है, टमाटर में। इसके अलावा प्राकृतिक रबर में भी क्या मिलती है, वसा मिलती है। चलिए इसमें आगे देखते हैं अपने अब। और जो नाम जो है थोड़े से ज़रूर हार्ड हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, लेकिन बार बार प्रयास करने से जो है हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं भाई वसा का निर्माण होता कैसे। वसा का जो निर्माण है वो कैसे होता है यहाँ पर। तो वसा का निर्माण में जब हम बात करेंगे तो एक तो लिया जाता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, बड़े ध्यान से समझना, ग्लिसरॉल, ठीक है। दूसरी चीज प्लस करनी है हमें इसके अंदर, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल,
दोनों को मिला दो, सरल वसा। लो जी, बड़ा आसान लग रहा है। ग्लिसरॉल वसीय अम्ल मिलाया, क्या बन गया? वसीय अम्ल। ठीक है, तो ये जो है यहां पर इन दोनों के मिलने से किसका फॉर्मेशन हो गया? सरल वसा का। सरल वसा का जो है इसमें क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर जो बंध बनता है, देखो फिर बंध की बात आ गई। कौन सा? जो बंध बनेगा इनको जोड़ने के लिए, जो बंध बनेगा यहां पर, तो इन दोनों को जोड़ने में दो काम करने पड़ेंगे। एक तो जल का अणु, ठीक है, तो जल का जो अणु है वो हमें निकालना पड़ेगा, निकालना। ठीक है, जल का अणु क्या करना है? निकालना है। तो यहां सामान्यतः जल के 3 अणु निकलेंगे। जल के कितने अणु बाहर हो जाएंगे? 3 अणु। इसको बोलेंगे निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, ठीक है। तो निर्जलीकरण, अब साथ में जो है भाई जल के अणु जो है बाहर हो गए। अब जो ये जुड़ेंगे आपस में, कौन कौन जुड़ेगा? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल एक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। एक नया बंध आपके लिए आ जाता है यहां पर, एस्टर बंध। ये हमें याद रखना है। देखो, एस्टर बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन भी हो जाएगा और मैं इसको बता भी देता हूं। तो पहले तो ये देखो कि जो वसाएं जब बनती हैं, वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ जब जुड़ते हैं तो कौन सा बंध बनेगा यहां पर? एस्टर बंध। तो वसा के लिए हमें क्या याद रखना है? एस्टर बंध। और पीछे जो अवयव पढ़े हैं हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता था, ग्लाइकोसाइडिक बंध। बिल्कुल याद आ गया होगा। कहां पर पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, प्रोटीन भी पढ़ लिया हमने, प्रोटीन पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध पढ़ा था? पेप्टाइड बंध। और आज जो है हमारे पास तीसरा, तो देखो 3 बंध आ गए। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट, इस क्रम में जब हम चल रहे थे तो पहले नंबर पर पढ़ा था हमने कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। प्रोटीन में कौन सा बंध मिलता है? पेप्टाइड बंध। दोनों हम लास्ट क्लासों में कर चुके हैं और आज की क्लास में आपके लिए तीसरा बंध जो निकल के आया है वो कौन सा बंध है? एस्टर बंध है। और एस्टर बंध क्या काम करेगा? ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो ये यहां पर जो है क्या है आपका? एस्टर बंध। तो ये तीनों बंध जो हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट और इन्हें हमें क्या रखना है? याद रखना है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।